नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। वक्त तो चला है हमारे खास बुलेटिन हमारी देवभूमि का। रुख करेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। आज रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजमान हो चुके हैं। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हो चुकी है। आम से लेकर खास तक हर व्यक्ति में इस बात को लेकर खुशी है, जिसको लेकर उत्तराखंड के पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ रामलला का मंदिर नहीं है, बल्कि पूरे देश का मंदिर है, जो भारतीय संस्कृति का प्रतीक है। सुनिए पूर्व सीएम ने क्या कहा। साल के बाद या 500 सालों के संघर्ष के बाद रामलला को घर मिला है और अभी तक पिछले कई सालों से लगभग 32-33 सालों से एक ऐसे वहाँ पर टेंट के झुरमुट में रह रहे थे। अब भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ है और ये केवल भगवान राम के मंदिर का निर्माण नहीं हुआ है, बल्कि राष्ट्र के मंदिर का निर्माण है, जिससे तमाम लोग देश के लोग हैं उनको एक अलग तरह की ऊर्जा उनके 22 जनवरी ये तिथि आम लोगों के लिए राम भक्तों के लिए ये तिथि कोई आम तारीख नहीं है, बल्कि वो पल है जिसका इंतजार 500 सालों से किया जा रहा है। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर अवध के साथ पूरे देश में खुशी की लहर है। राम भक्त इस खुशी से फूले नहीं समा रहे। भक्त बेहद उत्साहित है, जिसको लेकर पुलिस अधीक्षक अर्पण यदुवंशी ने भक्तों से रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को शांतिपूर्वक और प्रेम से मनाने की अपील की है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर श्री कृष्ण राधा मंदिर में सफाई अभियान चलाकर साफ सफाई की। इस मौके पर उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ भजन कीर्तन किया और जय श्री राम के नारे भी लगाए। इसके साथ ही कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने पत्रकारों से बातचीत की और बताया कि 14 जनवरी से पूरे उत्तराखंड में भाजपा के नेता कार्यकर्ता और स्थानीय लोग मंदिर की साफ सफाई कर स्वच्छता अभियान चला रहे हैं। ये आज 14 तारीख से लगातार मंदिरों की सफाई हम लोग कर रहे हैं, अन्य धर्मस्थलों की सफाई हम कर रहे हैं, क्योंकि 500 वर्ष की तपस्या के बाद प्रभु राम अपने स्थान पर विराजमान होंगे। बहुत लंबे संघर्ष के बाद हिंदुओं को ये गौरव प्राप्त हुआ है। आज पूरा देश राममय है। जहाँ कहीं भी आप बात करो, लोग बड़े नेताओं को अगर छोड़ दें, निचले स्तर पर लोग दलगत भावना से ऊपर आकर प्रभु राम को प्रणाम करना चाहते हैं, उनका आशीर्वाद लेना चाहते हैं। 2 तारीख को हम भी माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हमारा पूरी कैबिनेट वहां पर जाएगी और प्रभु राम का आशीर्वाद लेगी। और उसके बाद हमने दिन तय किए हैं कि हर विधानसभा से लोग एक शेड्यूल बनाकर स्पेशल ट्रेनें चल रही हैं, लोगों को लेकर जाएंगे और प्रभु राम की उत्तराखंड कांग्रेस के प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने दुग्ध संघ में एक बार फिर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि बीते दिनों कुमाऊं कमिश्नर की जांच रिपोर्ट के आधार पर दुग्ध संघ में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए थे, लेकिन सरकार ने इस रिपोर्ट पर कोई कार्यवाही नहीं की। दूसरी तरफ विभागीय मंत्री आरोपों को गंभीरता से लेने के बजाय विपक्ष पर सवाल उठा रहे हैं। सुनिए गरिमा दसौनी ने क्या कहा। दुग्ध संघ के बारे में खुलासा किया था, तो लालकुआं दुग्ध संघ में चल रही वित्तीय अनियमितताओं पर मैंने वहां के प्रधान प्रबंधक और अन्य लोगों को घेरा था, निर्भय नारायण और मुकेश बोरा की जो अंधेरगर्दी वहां चल रही है, लेकिन आज दिन तक भी उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और आज जो मैंने प्रेस करी है वो मैं सौरभ बहुगुणा जी को, क्योंकि अपने विभाग के बारे में कम जानकारी है, तो मैं बताना चाह रही थी कि जयदीप अरोड़ा जो कि 4 पदों को, महत्वपूर्ण पद, इस समय एक तरह से वो मास्टर माइंड है यहाँ दुग्ध संघ में जो कुछ भी चल रहा है, वो
4 पदों पर बैठे हुए हैं। वो जॉइंट डायरेक्टर हैं डेयरी विकास विभाग के, डायरेक्टर एनटीडीसी योजना है, एमडी प्रधान निदेशक डेयरी फेडरेशन है और देहरादून दुग्ध संघ के प्रधान प्रबंधक हैं। और ये वो जयदीप अरोड़ा हैं जिनके ऊपर 2006 में उत्तर प्रदेश में बहुत गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज है। ये जेल रहकर आ चुके हैं और सुनने में आया है कि अपने चहेते लोगों को शतरंज की गोटियों की तरह ये दुग्ध संघ में बैठाते हैं जीएम के पद पर और फिर उगाही करते हैं उनके माध्यम से और फिर विभाग के सचिवों को और मंत्रियों को ऑब्लाइज करते हैं। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे पौड़ी की खबर के साथ, जहां डीएम की अध्यक्षता में सड़क सुरक्षा समिति की बैठक संपन्न हुई। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई करने के दिशा निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने नए रास्तों का निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के भी निर्देश दिए। डीएम ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को पौड़ी देवप्रयाग मोटर मार्ग पर सौड़ गांव से देवप्रयाग तक क्षतिग्रस्त मोटर मार्ग को भी दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। ऐसा है कि पूरे देश में 15 जनवरी से 14 फरवरी तक राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का आयोजन किया जा रहा है। इस बीच हम लोग जो है इस दौरान सभी वर्गों के लोगों को जागृत करने का प्रयास करेंगे। हम स्कूलों में चित्रकला प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता, स्लोगन प्रतियोगिता और लेक्चर आदि के माध्यम से उन्हें जागरूक करेंगे। साथ ही टैक्सी वाहन चालकों में हम उनका स्वास्थ्य परीक्षण, उनका ड्राइविंग टेस्ट और यातायात नियमों की उनकी जानकारी देंगे। लास्ट ईयर की जो पूरी समीक्षा की गई तो उसमें हमारा इन्फोर्समेंट या चालानों की जो संख्या है या संस्तुतियाँ जो की गई थी लाइसेंस के निरस्तीकरण की, वो हम लोगों ने काफ़ी बड़ी संख्या में बढ़ाया है। 9000 के कंपैरेटिवली हमारा 13000 से ज़्यादा चालान हुए। साथ ही जो सस्पेंशन की कार्रवाई वो भी बहुत लगभग 4000 से ऊपर लाइसेंस को सस्पेंड करने के लिए रिकमेंडेशंस दी गई पुलिस और परिवहन विभाग के द्वारा। लास्ट ईयर में एक्सीडेंट्स का नंबर भी हमारा हम रिड्यूस करवा पाए, लेकिन इस पर्टिकुलर मंथ में हमारे एक्सीडेंट्स का नंबर जो बढ़ा है, 3 से 4 जो एक्सीडेंट्स हुए हैं अभी रिपोर्टेड है। उसी क्रम में मेरे द्वारा एसडीएम कांग्रेस की न्याय जोड़ो यात्रा पर हमले के बाद कांग्रेसियों में गुस्सा देखने को मिला है। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान असम के उत्तरी लखीमपुर में हमले से नाराज कांग्रेसियों ने राजधानी देहरादून के चौक पर बीजेपी और केंद्र सरकार का पुतला दहन कर विरोध जताया। कांग्रेसी नेताओं ने कहा कि राहुल गांधी की इस यात्रा से बीजेपी डरी हुई है और यही वजह है कि इस तरह के हमले कराए जा रहे हैं। देखिए, भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो असम से निकल रही थी लखीमपुर जिले में, जो हमला हुआ है उसकी जितनी भी निंदा की जाए उतनी कम है। और जो हिटलरशाही रवैया है ये भारत की जनता और हम लोग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। आने वाले लोकसभा चुनाव में खबर काशीपुर से है, जहां गुलदार की दस्तक से इलाके में दहशत का माहौल है। गुलदार ने खेत में काम कर रहे किसान पर हमला कर दिया। हमले में किसान गंभीर रूप से घायल हो गया। हालांकि स्थानीय लोगों ने किसान की जान बचा ली। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और गुलदार की तलाश की जा रही है। देश विदेश से सैकड़ों यात्री चार धाम की यात्रा के लिए पहुंचते हैं। हालांकि सुविधाओं में कमी के कारण उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता है। हालांकि अब सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं को दुरुस्त करने के प्रयास कर रही है। कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने नर्सिंग अधिकारियों को नियुक्ति पत्र दिया। कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि पूरे प्रदेश में राज्य सरकार 3000 नर्सिंग अधिकारियों की नियुक्ति कर रही है। प्रथम चरण में 1376 नर्सिंग अधिकारियों को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। पूरे प्रदेश में हम 3000 नर्सिंग अधिकारियों की नियुक्ति कर रहे हैं। प्रथम चरण में भी लगभग 1376 लोगों को हमने नियुक्ति पत्र भी दिए हैं और सबको वर्षवार नौकरी दे रहे हैं। हर प्रकार का जो बैकलॉग था वो भी अब हमारे राज्य सरकार ने पूरा कर दिया है। और हरिद्वार में भी आज हम जितने यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र के CSC PSC सब जगह नर्सिंग अधिकारियों की 100% नियुक्तियाँ करने जा रहे हैं। और मैं कह सकता हूँ कि इस साल पूरे प्रदेश में हम 11000 लोगों को स्वास्थ्य विभाग में नौकरी दे रहे हैं, चाहे CHO हों, चाहे वार्ड बॉय हों। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे जोशीमठ की खबर के साथ, जहां भूस्खलन के बाद नगर के प्रभावितों को पुनर्निवास नीति तैयार करने को लेकर आपदा प्रबंधन सचिव रंजीत सिन्हा की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया।
आपदा प्रबंधन सचिव रंजीत सिन्हा ने प्रोजेक्टर के माध्यम से जोशीमठ नगर के वर्तमान हालात को समझाया और बताया कि जोशीमठ नगर को आपदा की दृष्टि से 3 जोन में बांटा गया है, हाई रिस्क, मीडियम रिस्क और लो रिस्क जोन। और सरकार प्राथमिकता के तौर पर सबसे पहले हाई रिस्क जोन क्षेत्र को खाली कराने को लेकर होमवर्क तैयार कर रही है। तो वहीं बैठक में स्थानीय लोगों ने साफ तौर पर कह दिया कि वो किसी भी दशा में जोशीमठ नगर को छोड़कर नहीं जाएंगे। 3 रिस्क जोन में डिवाइड किया गया, हाई रिस्क जोन, मीडियम रिस्क जोन और लो रिस्क जोन। हाई रिस्क जोन को कई उसके भाग थे। हाई रिस्क जोन के पहले 17 भाग थे। हमारी टीम 18 से 18, 19, 20 आज भी चल रही है। ये 3 दिनों से इन्होंने सर्वे करके 17 जोन को 14 जोन में संकलित कर दिया और उसमें कई जगह घर थे जो कि जिसके बीच से गुजर रही थी वो लाइन, उसको जोड़ करके उसको इंक्लूड करते हुए ये हाई रिस्क जोन को बिल्कुल सही कर दिया गया। तो हाई रिस्क जोन के बुलेटिन के आखिर में बात करेंगे दिनेशपुर की, जहां एक घर में खड़ी 3 गाड़ियों में आग लग गई। हादसे में एक कार, एक बुलेट और एक स्कूटी जलकर राख हो गई। घर के मालिक रमेश सिंह कन्याल का कहना है कि आग लगने का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है। रात का समय था, सभी लोग अपने अपने घरों में सो रहे थे, तभी बाहर से विस्फोट होने की आवाज सुनाई दी। बाहर आकर देखा तो कार, बुलेट और बाइक के साथ स्कूटी में आग लग गई थी। वहीं दमकल कर्मी तथा पुलिस प्रशासन को सूचना दी गई और दमकल कर्मचारियों और पुलिस प्रशासन के साथ आसपास के लोगों ने मिलकर आग को बुझा दिया, लेकिन तब तक गाड़ियां जलकर खाक हो चुकी थी। आग का तो कोई क्लियर नहीं हो पा रहा कैसे लगी क्या लगी। जैसे इसमें आवाज़ सी आ रही थी तो अंदर सभी सोए थे क्योंकि रात का टाइम समय है। ड्यूटी वाले भी अपना पहुंचे नहीं थे। अगर ड्यूटी वाले को ज़्यादा लेट लगता है, ड्यूटी वाला पता चल जाता शायद। कॉलोनी में सब ड्यूटी से आते हैं बंदे कई लोग। जब आवाज़ आ रही थी यहाँ पटाखों की जैसी, तब आए हम दौड़ते हुए। तो उसके बाद दमकल को कॉल किया, पुलिस प्रशासन को कॉल किया। भाई साहब हीरा भाई साहब आए, ड्यूटी डाटी वाले ऐसे भी। हमारी देवभूमि में फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज़।